हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग पे, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में कुछ बातें बता दूं कि इस चैप्टर में हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी तक का इतिहास पढ़ना है, जिसमें हमें इस चैप्टर में राजाओं के बारे में, किसानों के बारे में और नगरों के बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, राजा के बारे में, किसानों के बारे में और नगरों के बारे में। प्राचीन भारत का इतिहास राजाओं, किसानों और नगरों के विकास से भरा हुआ है। इसमें हम इनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी प्रिंसेप और पियदस्सी की। सबसे पहले बात की जाएगी प्रिंसेप और पियदस्सी की, जिसमें हमें नाम याद रखना है जेम्स प्रिंसेप, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का पता लगाया कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ इन्हें एक वर्ड मिला हर लिपि में, पियदस्सी। क्या मिला? पियदस्सी। अब सवाल उठा कि पियदस्सी का अर्थ क्या है। तो पियदस्सी की पहचान प्रिंसेप ने पाया, अधिकांश शिलालेखों में राजा को पियदस्सी पियदस्सी कहा गया है, जिसका अर्थ है देखने में सुखद, और ये यूज किया गया था अशोक के लिए। किसके लिए बेटा? अशोक के लिए। आगे देखें, अशोक से संबंध कुछ शिलालेखों में राजा को अशोक के रूप में भी संदर्भित किया गया है, जो बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात सारी चीजें हमें भी मिली हैं। तो यानी कि इस टॉपिक में आपको याद कर रखना है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को 1830 के दशक में पढ़ा गया। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। उसमें क्या पाया? तो पियदस्सी। पियदस्सी किसके बारे में कहा गया है? अशोक के बारे में। पियदस्सी का अर्थ क्या है? देखने में सुगंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है 16 महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों को जानने से पहले आप जरा एक बार जनपद का अर्थ समझिए। किसका अर्थ? जनपद का। जनपद का अर्थ होता है जन यानी कि जनता, पद यानी कि जहां वो रहते हों, जहां वो रहते हों। तो यानी जनपद का अर्थ हुआ एक ऐसा इलाका जहां पर बहुत सारे जनों का निवास हो। तो ऐसे प्राचीन भारत में छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार से। अब क्या हुआ, किसी दिन किसी को एक ख्याल आया कि भाई चलो मैं क्या करता हूँ, मेरी ताकत बढ़ गई है, मैं इस वाले को भी अपने अंडर में ले लेता हूँ, फिर इस वाले को भी अपने अंडर में ले लेता हूँ, और फिर इस वाले को भी अंडर में अपने ले लेता हूँ। ऐसे करके पूरे भारत में छोटे छोटे जनपदों ने अपनी ताकत को बढ़ाकर बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण किया। अब उनमें से ही उसी समय पर 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था, जिसमें देखो क्या था, महाजनपद काल भी कहा जाता है। कब से कब तक बेटा? 600 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत हुई। कब से शुरुआत हुई? 600 ईसा पूर्व से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, और इस समय पर राज्यों, शहरों, लोहे के बढ़ते उपयोग। अच्छा, 600 ईसा पूर्व से ही लोहे की शुरुआत हुई थी। भाई लोहा कब खोजा गया? 600 ईसा पूर्व में, और इसी समय के बाद लोहे की वस्तुओं का मिलना शुरू हुआ। आगे देखो, प्रमुख महाजनपद तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये कुछ महाजनपदों के नाम हैं। अच्छा, इसी समय पर ये महाजनपद थे, इसी समय पर यहाँ पर राजधानियां विकसित शुरू हुई। प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंद राजधानी होती थी। इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र नामक संस्कृत ग्रंथों की रचना की। इसी समय पर बड़ी सेनाएं रखी जानी शुरू करी गई। क्या रखी सुनी करी गई? बड़ी सेनाएं। राजाओं के पास मंत्रिमंडल आया। राजाओं ने मंत्रिमंडल की शुरुआत करी। इसी समय पर युद्ध होने ज्यादा शुरू हुए, युद्धों की संख्या बढ़ी। क्लियर है? अब हम आगे समझते हैं। मगध का उदय। उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था, जिसका नाम क्या था? मगध। उस समय मगध धीरे धीरे शक्तिशाली होता चला गया। अब मगध शक्तिशाली क्यों हुआ? इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली चीज भौगोलिक लाभ, यानी
मगध छठी से चौथी शताब्दी तक ईसा पूर्व के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यह क्षेत्र कृषि के लिए विशेष रूप से उपजाऊ था। क्यों था भाई? क्योंकि यहाँ पर दो नदियां थी, यहाँ पर दो नदियां थी। क्या नाम था उनका? गंगा और सोन। इन दो नदियों के कारण यहाँ पर उपजाऊ जमीन का निर्माण होता था। इसके साथ साथ सैन्य शक्ति। अब सैन्य शक्ति कैसे? तो यहाँ पर जंगलों से हाथियों को पकड़ा जाता था और जिन्हें सेना में इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ यहाँ से लोहे की भी प्राप्ति होती थी। अब लोहे से क्या बनाते थे? हथियार, जिससे इसकी सेना और भी मजबूत हुई। और देखो बेटा, व्यापारिक मार्ग पर स्थित था ये, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों ने सस्ते और सुविधाजनक संचार का साधन उपलब्ध कराया जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर ली थी। कहां पर कर ली थी? पाटलिपुत्र, जो कि एक व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। अब प्रमुख शासकों की बात की जाए, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल इन्हीं कारणों से शक्तिशाली नहीं बना, कुछ यहाँ पर ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस राज्य को मजबूत बनाया। देखो कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंदन जैसे महत्वाकांक्षी राजाओं ने इस जगह को और भी शक्तिशाली बनाया। आगे देखते हैं। अब इसी में ही हमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि मगध में एक महत्वपूर्ण राजवंश उभर कर आया, जिसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना करी। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक अपना नियंत्रण बढ़ाया। यानी आज जो हम भारत देखते हैं, अफगानिस्तान इधर अलग देश बना हुआ है, यहाँ पर अलग ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान से एरिया है, इन सब पूरे एरियाओं को भारत में अंडर में उन्होंने ले लिया था। कुछ इस तरीके से इनका ये पूरा शासनकाल यहाँ पर मौर्य वंश को स्थापित किया था इन्होंने। इसके साथ साथ फिर इनके बाद आए अशोक। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग किसे कहा जाता है? यहाँ पे एक राज्य पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा आज के टाइम पे उसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, पहले उसे कलिंग के नाम से जाना जाता था। इस पर जब इन्होंने विजय प्राप्त करी तो अशोक ने सोचा कि भाई इतनी ज्यादा लड़ाई सिर्फ एक राज्य को जीतने के लिए की गई, तो उन्होंने इन सब चीजों का त्याग किया। मतलब जितने भी अब वो युद्ध लड़ना चाहते थे, उन्होंने ये सारे युद्धों को समाप्ति की और खुद को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया। प्रशासन व्यवस्था। साम्राज्य में 5 प्रमुख केंद्र थे। एक राजधानी जो कि पाटलिपुत्र था, और तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली। तोसली कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। स्वर्णगिरी, इन सब जगहों को महत्वपूर्ण केंद्र माना गया इस समय पर। अच्छा, अशोक ने जब अपना शासनकाल शुरू किया और जब उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद सारी चीजें छोड़ दी थी, तब उन्होंने स्थापना करी धम्म की। किसकी? धम्म की। धम्म का अर्थ संस्कृत में कहें तो धर्म। किसे बेटा? धर्म। यानी इन्होंने धम्म की स्थापना की। अब धम्म में देखो है क्या क्या? सम्मान और दया। कैसा? अशोक ने धम्म के रूप में एक नैतिक दर्शन का प्रचार किया। इसमें बड़ों के प्रति आदर सम्मान, ब्राह्मणों के प्रति उदारता, दासों तथा सेवकों के प्रति दयालु व्यवहार, यानी एक जो मॉरल वैल्यूज होती है ना, उनको बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता। इसका अर्थ होता है कि सभी धर्मों को बराबर मानना, कोई भी धर्म ना छोटा ना ही बड़ा। इसके साथ साथ इन्होंने लोक कल्याण कार्य शुरू किए। अशोक के अनुसार धर्म का पालन इस दुनिया में लोगों की भलाई के लिए सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ साथ अशोक ने एक धम्म महामत अधिकारी की भी नियुक्ति करी, जो कि पूरे राज्य में धम्म को सही प्रकार से स्थापित करेगा। क्लियर है? आगे देखो अब क्या हुआ। जब अशोक के बाद मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ, तो वहां पर अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में नए नए राजवंश थे, चोल, चेर, पांडे। इन जैसे राजवंशों के बारे में पता चलता है। इन्हें सरदारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरदारी। सरदारी क्या होती है बेटा? एक छोटा सा कबीला जिसमें एक सरदार हुआ करता था, उसके अंडर में कुछ एक जगह आती है, उस पूरे इलाके को उसके सरदारी के अंडर में कहा जाता था। वही ये कुछ हुआ करते थे ये लोग। फिर एक वंश उठा सातवाहन राजा, फिर एक वंश उठा कुषाण राजाओं का, फिर एक हुआ शकों का राजा, मतलब शक वंश आया। इन सब राजवंशों ने आगे जाके भारत में साम्राज्य अपना स्थापित किया। आगे देखो, दैवीय राजा। देखो ये आपका थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दैवीय राजा का अर्थ है
कि राजाओं ने अपने नाम के साथ राजाओं ने अपने नाम के साथ भगवान का नाम इस्तेमाल करना शुरू किया। देवपुत्र की उपाधि, किसकी? देवपुत्र की उपाधि सबसे पहले शुरुआत करी भारत में कुषाण शासकों ने। किसने शुरुआत करी? कुषाण शासकों ने। इसके बाद मूर्तियों की स्थापना की जाने लगी कि मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना शुरू हुई। धार्मिक समन्वय हुआ। इस अवधारणा ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच समन्वय स्थापित किया, यानी लोगों के बीच में एकता लाना। राजनीतिक प्रभाव क्या था? अच्छा, राजा अपने आप को भगवान से इसलिए जोड़ता था ताकि वो खुद को लोगों से जोड़े रखे। और ये इन्होंने सब कुछ कहां से लिया था? ये कुषाणों ने तो ये लिया था चीन से। कहां से लिया था? चीन के राजाओं से। चीन के राजाओं से उन्होंने ये सारी चीजें पहले शुरुआत करी थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? चौथी शताब्दी में। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर इसमें क्या था? सामंतों पर निर्भरता थी। सामंत कौन होते हैं? जो राजा के अंडर में सारे जमींदार वगैरह आते हैं। इसी समय पर एक प्रयाग प्रशस्ति, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रयाग कहाँ है भाई? प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में। वहां पर एक प्रयाग प्रशस्ति पाई गई जिसमें हरिशेन एक कवि हैं जिन्होंने किसके बारे में लिखा है? समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में एक कविता लिखी है जिसमें बता रखा है कि समुद्रगुप्त कितने ताकतवर और कितने ज्यादा बढ़िया शासक थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्रामीण समाज में परिवर्तन, कि उस समय ग्रामीण समाज में परिवर्तन किस तरीके से आया। तो देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा था लोहे की खोज हुई थी। क्या हुई थी? लोहे की खोज हो गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ? खेती में खेती में हलों के अंदर हलों के अंदर लोहे की फाल का इस्तेमाल किया जाने लगा। लोहे की फाल का इस्तेमाल। अब लोहे की फाल क्या होती है? आपने अगर हल देखा हो तो वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें नीचे जो जमीन में जिससे गड्ढा किया जाता है, यहाँ पे एक फाल होती है। ये पहले लकड़ी की हुआ करती थी, बाद में ये किसकी हो गई? लोहे की। तो अब ज्यादा अंदर तक ये जो फाल है वो जाता है और उपजाऊ मृदा को ऊपर लेके आता था। देखो, कृषि तकनीकों में सुधार सबसे पहला ये। फिर क्या हुआ? और क्या हुआ? देखो, यहाँ पर कावेरी जैसी नदियां और भी बहुत सारी चीजों की वजह से वहां पर सिंचाई वगैरह बढ़ाई गई और बढ़िया उत्पादन किया गया। सिंचाई का विकास किया गया। सामाजिक भेदभाव की, तो इसमें देखो क्या हुआ? बढ़े हुए उत्पादन के लाभ सम्मान के रूप से वितरित नहीं किए गए, जिससे कृषि में लगे लोगों के बीच भेदभाव बढ़ा। यानी ऐसा हुआ कि भाई खेती ये केवल और केवल ज्यादा किसे मिला? जो अमीर लोग थे उनको और अमीर बना दिया गया, जो गरीब लोग थे वो बेसिकली वहीं बंधुआ मजदूरी या बटाई या बहुत सारी चीजों में काम इनके यहाँ ही करते थे। आगे देखो, भूमि अनुदान और स्वामित्व। भूमि अनुदान क्या होता है? दान देना। भूमि दान क्या होता है बेटा? भूमि दान। अब ये क्या होता है? तो ये लोग करते थे, जो बड़े लोग हुआ करते थे, वो भूमि दान इसलिए करते थे ताकि अपना वो नाम बना सके। देखो, समय प्रारंभिक ऐतिहासिक काल मौखिक अनुदान होते थे, यानी बोल के दे दिया जाता था। किसको दिया जाता था? धार्मिक संस्थानों को। फिर गुप्त काल में ताम्रपत्र पर लिखा जाता था, और गुप्त काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना आप प्रभावती गुप्त को। प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। इनके बारे में भी पता चलता है क्या? दान का। पोस्ट गुप्त काल, यानी गुप्त काल के बाद बड़े पैमाने पर होता था। सामंत और प्रशंसक करते थे। करते किस लिए थे? ताकि मंदिरों का निर्माण हो सके, व्यापारिक मार्गों का निर्माण हो सके, और वहां इन सब के नाम लिखवाए जाएं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में पता चलता रहे। नगरों का विकास एवं विकार। प्रमुख नगरों की स्थिति। महत्वपूर्ण नगर संचार मार्गों पर स्थित थे, यानी जो भी ज्यादातर जो हमने पीछे नगर पढ़े थे ना, पाटलिपुत्र, तोसली, ब्रह्मगिरी, ये सारे नगर ऐसी ऐसी जगहों पे थे जो सारे व्यापारिक मार्ग पे स्थित थे। आगे देखो, व्यापारिक केंद्र जैसे मथुरा, यहाँ पर वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे।
इसके साथ साथ कलाकृतियों और व्यापार, इन क्षेत्रों में हुई खुदाई से अनेक प्रकार की कलाकृतियां प्राप्त हुई, यानी अलग अलग प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है उस समय पर मूर्तिकला किस तरीके से होती थी। श्रेणियों का उदय, श्रेणियां क्या होती हैं? ऐसे लोग जो बेसिकली बहुत सारे ग्रुपों में काम करते हैं, जैसे लोहार हो गया, सुनार हो गया, इन सबको क्या कहा जाता था? श्रेणियां। आगे देखो, व्यापार मार्ग और अंतरराष्ट्रीय संबंध। भूमि और जल मार्ग, भाई व्यापार दो ही तरीके से हो सकता था, या तो भूमि के रास्ते से या जल के रास्ते से। जल का रास्ता ज्यादा आसान और सुविधाजनक था, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, नदी के बहाव से हम चले जाते थे। लेकिन भूमि से जब भी व्यापार होता था, तो एक बड़ा काफिला लेके चलना पड़ता था, जिसमें घोड़े और भी बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता था, ताकि बीच में अगर कहीं रुके तो वहां पर मनोरंजन, खान पीन, सभी चीजों का ध्यान रखा जाए। अगला है व्यापारिक वस्तुएं। व्यापार किस चीज का होता था? मसालों का, विशेष रूप से काली मिर्च, कपड़ा, औषधीय पौधे, इन सब चीजों का व्यापार हुआ करता था। समुद्री मार्ग से अरब सागर से भूमध्य क्षेत्र, समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। और बेसिकली किससे होता था? रोम साम्राज्य से। किससे होता था? रोम साम्राज्य से। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यापार के माध्यम से दक्षिण भारत और रोमन साम्राज्य के अच्छे खासे संबंध बने हुए थे। अब देखो, इस समय को जानना है तो हमें सिक्कों को भी जानना पड़ेगा। सिक्कों को भी जानना पड़ेगा। इस समय पर आहत सिक्के होते थे। आहत सिक्के कैसे होते हैं? ऐसे सिक्के जिन्हें किसी प्रेशर से ऐसे दबाकर उन पर कुछ उकेर दिया जाए, उन पर कुछ निशान बना दिया जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। अब इस समय पर अलग अलग राजाओं ने अपने अपने सिक्के चलाए। इंडो यूनानियों ने सबसे पहले सिक्के जारी किए, जिन पर शासकों के नाम और छवियां थी। फिर सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के चलाए गए। और सबसे बात देखो, सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, लेकिन अगर बात होगी कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो याद रखना गुप्त शासकों ने। किसने? गुप्त शासकों ने। अच्छा, और किसने चलाए सिक्के? योद्धेय शासकों ने। कैसे सिक्के चलाए? तांबे के। कैसे चलाए? तांबे के। अच्छा, एक नाम और याद रखना, सातवाहन। वाहन राजाओं ने कैसे सिक्के चलाए? शीशे के। कैसे चलाए? शीशे के। क्लियर है? गुप्त शासकों ने कैसे चलाए थे? गुप्त ने कैसे चलाए थे? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्राचीन लिपियों का पठन, ब्राह्मणी और खरोष्टी। ब्राह्मी लिपियों को देखो कैसे पढ़ा गया। ब्राह्मणी लिपि अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रस्तुत की गई है। आधुनिक भारतीय भाषाओं से अधिकांशता मिलती है, और 1838 में इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया। आगे देखो, खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम में शिलालेखों में प्रयुक्त की गई। अच्छा, इस खरोष्टी लिपि में क्या कैसे पता लगाया गया? तो ये सिक्के हुआ करते थे, ये इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए थे। इसमें ऊपर ये ग्रीक भाषा में लिखते थे, नीचे ये खरोष्टी लिपि में लिखते थे। तो इन सब वर्ड्स को मैच करके, जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए, उन सबको इनके साथ मैच करके ये पता लगा लिया गया किस तरीके से ये भाषा बनाई गई। फिर पुरालेखविदों का योगदान। पुरालेखविदों ने ये सारी चीजें जितनी भी, इन सबको इकट्ठा करके उन सबको सही से पढ़ के इतिहास की सही तरीके से पुनर्रचना की। आगे देखो, चलो अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हम देखेंगे अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाएं। अच्छा, बात की जाएगी जब भी अभिलेखीय साक्ष्यों की, तो आप याद रखना बेटा कि सवाल उठेगा, क्या अभिलेखीय साक्ष्य जितने भी हमने पढ़े, क्या वो सारे सत्य हैं, या सारे वो प्रमाणित हैं, या जितने भी लिखे गए हैं वो क्या सारे आम लोगों के जीवन को भी वर्णित करते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये जितने भी अभिलेख लिखवाए गए, जितने भी शिलालेख बनवाए गए, ये सब किसने बनवाए? राजाओं ने, या बड़े व्यापारियों ने, या बड़े जमींदारों ने। अच्छा, अब जब कोई राजा बनवाएगा या जमींदार बनवाएगा या कोई बड़ा व्यापारी बनवाएगा, तो क्या कभी वो उसमें अपनी बुराई लिखेगा? नहीं लिखेगा ना। तो इसीलिए ये जितने भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, ये प्रॉपर रूप से इतिहास के उस समय की रचना नहीं करते, लेकिन हाँ, हमें एक ये अंदेशा जरूर दे देते हैं कि हाँ, उस समय पर किस तरीके की चीजें रहती होंगी। और इसमें भी जितने भी हमें साक्ष्य मिले, वो सारे सही प्रकार से नहीं मिले। हमने जितने भी वर्णन पढ़े, वो सारे अंदाजे पे वर्णन है, यानी हमने माना है कि वो कैसा है। देखो अब जरा, तकनीकी सीमाएं। कैसी तकनीकी सीमाएं? कभी कभी शिलालेख क्षतिग्रस्त यानी टूट फूट जाए जाते थे।
या अक्षर गायब हो जाते थे जिनसे पूरी जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था। शब्दों का अर्थ निकालना, जो शब्दों का अर्थ निकाला वो हमने अपने हिसाब से निकाला, उस समय पर उस शब्द का क्या अर्थ रहा होगा ये तो हमें थोड़ी ना पता है। आगे देखो, अपूर्ण डेटा, जितनी भी हमें सारी चीजें मिली वो प्रॉपर नहीं मिल पाई। क्या? प्रॉपर नहीं मिल पाई। आगे देखो, एकांकी दृष्टिकोण, यानी जितना भी इतिहास लिखा गया वो सब कुछ किसके बारे में लिखा गया? पूरा लेख राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ प्रदान नहीं करता है, इसलिए अन्य स्रोतों की भी आवश्यकता है और जिनकी जांच चलती रहती है, समय के अनुसार सारी चीजें देखी जाती है। अच्छा, ये तो हो गया अब आपका चैप्टर एंड। इसमें एक टॉपिक आप बस देख लो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी, तो तीन चार स्रोत हैं, बस वो देख लो। एक है एक है किसका? तो याद रखेंगे हम, मेगस्थनीज का। मेगस्थनीज की इंडिका। इंडिका। चाणक्य की अर्थशास्त्र। अशोक के अभिलेख और सिक्कों से और यात्रियों से। किनसे? यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से। क्लियर है? ये आपका हुआ चैप्टर कंप्लीट, ये हुआ आपका टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पर हम अपना दूसरा चैप्टर एंड करते हैं। यहाँ तक की वीडियो में किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए।